कभी सोचा है ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा द्वीप जो खुद अपने ही घर में लड़ाइयों से परेशान था, अचानक दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य पर कब्जा कर ले? ये कहानी है एक कंपनी की, एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी जिसने धीरे धीरे मुगल सल्तनत को, जो उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक चौथाई हिस्सा थी, अपने घुटनों पर ला दिया। अच्छा, इस पूरी अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए ना पहले जरा 16वीं सदी के नंबर्स देखते हैं। उस समय पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में मुगल भारत का हिस्सा पता है कितना था? पूरे 25%। और ब्रिटेन सिर्फ 3%। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। आर्थिक शक्ति में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। हाँ तो, एक तरफ था हिंदुस्तान, जिसे सच में सोने की चिड़िया कहते थे, और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जहां हालात इतने खराब थे कि वहां के नाविकों को गुजारा करने के लिए समुद्री डकैती यानी पायरेसी करनी पड़ती थी। जरा सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। यहाँ भारत में महान बादशाह अकबर का राज था, धन दौलत की कोई कमी ही नहीं थी, और वहाँ ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था कमजोर थी। हालात इतने बुरे थे कि ब्रिटिश समुद्री लुटेरे पुर्तगाली जहाज़ों को लूटकर अपना काम चला रहे थे। तो फिर आखिर ये सब पलटा कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरी कहानी का जो पहला अध्याय है ना, वो शुरू होता है अंग्रेजों के भारत आने से। लेकिन एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक व्यापारी, एक मर्चेंट की तरह। और यहीं उन्होंने अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव रखी। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सोचने वाली बात है कि कैसे एक साधारण सा बिजनेस वेंचर अगले 200 सालों में पूरे देश पर कब्जे की वजह बन गया। साल 1600 में कोई 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और 1608 तक वे गुजरात की सूरत में पहुंच चुके थे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। बादशाह जहांगीर ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर अंग्रेज भी जिद्दी थे। हार नहीं मानी उन्होंने। बार बार जहांगीर के दरबार में हाजिर होते रहे, नए नए और बेहतर सौदे ऑफर करते रहे। आखिरकार जहांगीर मान गए और उन्हें व्यापार करने की इजाजत दे दी। और बस कंपनी ने फटाफट सूरत, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में अपनी फैक्ट्रियां खोल लीं। अब देखते हैं कि ये जो व्यापारिक संबंध था, ये कैसे एक आमने सामने की सैन्य लड़ाई में बदल गया, और मुगलों से एक ऐसी भूल कैसे हुई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो हुआ ये कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ा ना, अंग्रेजों का लालच और उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती चली गई, और उन्होंने सोचा क्यों ना पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया जाए। फिर साल 1686 में उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी। पर नतीजा क्या हुआ? मुगलों ने उन्हें बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। इस हार से ना दोनों पक्षों ने बिल्कुल अलग अलग सबक सीखे। अंग्रेजों को एक बात साफ हो गई कि वो सीधी टक्कर में मुगलों को कभी नहीं हरा सकते। उन्हें कूटनीति और चालाकी से काम लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ मुगलों ने क्या सीखा? उन्होंने अंग्रेजों को बस एक छोटा मोटा खतरा समझा, एक ऐसी परेशानी जिसे जब चाहे कुचला जा सकता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। जंग हारने के बाद अंग्रेज सीधे औरंगजेब के पास गए और माफी मांगी। औरंगजेब ने उन पर जुर्माना लगाया, उन्हें माफ कर दिया, और उन्हें व्यापार जारी रखने की इजाजत भी दे दी। यही फैसला, अंग्रेजों को माफ करने का यही फैसला, आगे चलकर मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में जो हुआ, उसने अंग्रेजों को वही मौका दे दिया जिसका वे शायद इंतजार कर रहे थे। साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा, बिखरने लगा। और ये पतन बहुत तेजी से हुआ। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, और बस गद्दी के लिए खूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर 1717 में एक कमजोर मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। इससे हुआ ये कि मुगल खजाना तो खाली होने लगा और कंपनी अमीर होती गई। और फिर इस पर सोने पे सुहागा, 1739 में फारसी सेना ने राजधानी दिल्ली पर हमला किया और उसे बुरी तरह लूट लिया। दिल्ली को पूरी बर्बादी से बचाने के लिए उस समय के मुगल बादशाह को फारसी सेना को लगभग 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे जवाहरात देने पड़े। इस एक लूट के बाद मुगल खजाना समझिए बिल्कुल खाली हो गया और सल्तनत पूरी तरह से खोखली हो गई। तो अब इस पूरे अफरा तफरी का, इस अराजकता का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, वही सबक जो उन्होंने अपनी पिछली हार से सीखा था।
और उनकी रणनीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। मतलब बहुत आसान था। जो बड़ी ताकतें हैं उन्हें आपस में लड़वा दो, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उन कमजोर हो चुके टुकड़ों पर आराम से नियंत्रण कर लो। इसका सबसे सटीक उदाहरण है 1757 की प्लासी की लड़ाई। अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ाया, नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देके अपनी तरफ कर लिया, और फिर एक ऐसी सेना जिसका लीडर ही गद्दार हो, उसे हराना कितना मुश्किल था, आसानी से जीत गए। और ये रणनीति कोई एक बार की बात नहीं थी, ये तो उनका पूरा प्लेबुक बन गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने 3 भारतीय शासकों के गठबंधन को हराया। दक्षिण भारत में उन्होंने निजाम और मराठों को आपस में भिड़वा दिया और फिर एक एक करके दोनों को हरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों को भी अपने साथ मिला लिया, जिससे उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। और अब हम पहुंचते हैं उस शक्तिशाली मुगल वंश के आखिरी और सबसे दुखद अध्याय पर। साल 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आखिरी बड़ी कोशिश थी, लेकिन यहाँ भी फूट डालो और राज करो की नीति काम कर गई। कई भारतीय राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इसी वजह से ये विद्रोह भी विफल हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। उनके बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई और उन्हें देश से निकालकर रंगून की एक जेल में कैद कर दिया गया। और इसी के साथ भारत पर मुगलों का 300 साल पुराना शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अंग्रेजों की इस जीत का असली कारण क्या था? क्या ये उनकी चालाकी थी या फिर मुगलों की अपनी ही आंतरिक कमजोरियां थीं जिसने अंग्रेजों को जीतने का मौका दे दिया?